तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट है क्या? थर्मोकेमिस्ट्री, ऊष्मा रसायन। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं उनमें पहला तो होगा ऊष्मा धारिता। फिर हम आएंगे इसके बाद आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, और फिर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे क्या? एंथैल्पी। कुल मिला के ये 3 टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लेते हैं ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी। ओके। तो देखो बच्चों, ऊष्मा धारिता मतलब है तंत्र का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम बोलते हैं ऊष्मा धारिता। मतलब तंत्र बड़ा हो या छोटा, ठीक है, कैसा भी तंत्र हो, अगर हम उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें तंत्र को कितनी ऊष्मा देनी होगी, वो उस तंत्र की क्या कहलाती है? ऊष्मा धारिता। और इसके लिए ये रिलेशन लगता है C इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। ओके। जहां C क्या है? तंत्र, जो ये C है यही है क्या? ऊष्मा धारिता, जो कि तंत्र के आकार, संघटन, प्रकृति आदि पर निर्भर करती है। और ये एक क्या होगा? मात्रात्मक गुणधर्म। क्यों होगा? क्योंकि इसमें लिखा है तंत्र का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। तो तंत्र अब छोटा है या बड़ा है, उसी हिसाब से जो C की वैल्यू है वो आएगी। ओके। कि जो ऊष्मा धारिता की वैल्यू आएगी तंत्र के लिए, वो उसकी मात्रा पर, उसका आकार क्या है, संगठन क्या है, इस पे निर्भर करता है। और इसलिए यह है एक क्या है? मात्रात्मक गुणधर्म। और इसकी यूनिट अब चूंकि C इक्वल टू है Q अपॉन डेल्टा टी, तो जहाँ C जो है ये है ऊष्मा, और डेल्टा टी एक ताप परिवर्तन मतलब ताप है, तो ऊष्मा की मात्रा को हम जूल में लें और तापांतर को केल्विन में, तो यूनिट होगी जूल केल्विन इनवर्स, या फिर जूल कैलोरी इनवर्स में भी लिखी जाएगी। इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो है जूल केल्विन इनवर्स। तो समझ गए ऊष्मा धारिता की परिभाषा अच्छी तरह से। अब हम आ जाते हैं, दूसरा होता है इसी में विशिष्ट ऊष्मा धारिता या विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका सिंबल हम लेंगे क्या? CS। ठीक है, जो है इसका सिंबल है CS। तो 1 ग्राम की ऊष्मा धारिता को बोला जाता है विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता। समझ गए ना? मतलब है पूरे तंत्र का कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसके 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, मीन्स 1 ग्राम की ऊष्मा धारिता। तो इसी को बोला गया है विशिष्ट ऊष्मा। मीन्स 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना है तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता है, वो कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। तो CS इक्वल टू होगा ऊष्मा धारिता अपॉन में तंत्र का द्रव्यमान। मतलब यहां पर जो M है वो है तंत्र का द्रव्यमान, ग्राम में ले लें, ठीक है। और C तो वही है, ऊष्मा धारिता। तो इस तरह से हम ऊष्मा धारिता को उसके द्रव्यमान से विभाजित कर दें तो तंत्र के पर ग्राम की ऊष्मा धारिता निकल आएगी, और इसी को हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो C की वैल्यू हो गई Q अपॉन डेल्टा टी और M का M। तो इस तरह से ये हो गई विशिष्ट ऊष्मा धारिता का संबंध। और अगर हमें Q निकालनी है तो CS इंटू डेल्टा टी इंटू M। कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो कितना भी फिर द्रव्यमान हो, आप इस संबंध से उस द्रव्यमान द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा निकाल सकते हैं। मतलब Q है द्रव्यमान, मतलब हम ये कहें कि ठीक है, तंत्र के लिए गए द्रव्यमान द्वारा अवशोषित ऊष्मा। जैसे हमें जल की 1 ग्राम की पता हो और जल का तापमान 10 डिग्री 20 डिग्री कितना भी बढ़ाना हो डेल्टा टी,
और फिर लिखा है कि 1 किलोग्राम जल का तापमान बढ़ाया जाए 10 डिग्री तो कितनी ऊष्मा लगेगी। तो हमें जल की विशिष्ट ऊष्मा दे रखी हो पर ग्राम की, कितना तापांतर लाना है और कुल कितना द्रव्यमान, तो आप क्यू भी निकाल सकते हैं। और अब आते हैं कि सी एस की यूनिट क्या है, तो ये है जूल केल्विन इनवर्स, ये तो हो गई सी की, और द्रव्यमान की ग्राम में ले लें तो होगी जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स, ये जूल कैलोरी इनवर्स ग्राम इनवर्स। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आते हैं मोलर ऊष्मा धारिता, मोलर हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पर मोलर शब्द आ गया, मतलब है तंत्र के 1 मोल की ऊष्मा धारिता, मतलब जो भी तंत्र दिया गया है उसके 1 मोल द्वारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी हम उसे बोलते हैं मोलर ऊष्मा धारिता, Cm। तो पर ग्राम की लें Cs और उसमें तंत्र का मोलर भार लें और उसे गुणा कर दें तो 1 मोल की आ जाएगी। 1 ग्राम की हमें दे रखी है तो 1 मोल के वजन के बराबर ग्राम में द्रव्यमान लिया जाए तो उसकी कितनी होगी ये आ जाएगी। तो Cm इक्वल टू CS इंटू M, जहाँ M क्या है मोलर मास, CS क्या है विशिष्ट ऊष्मा। इकाई निकालना चाहें तो हो जाएगी CS की यूनिट हो गई जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स, और मोलर मास की है ग्राम पर मोल, तो हो गई जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब मैं कहूं कि मान लो ये लिखा है कि जल की विशिष्ट, ठीक है, ऊष्मा 4.184 जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स। तो जल की मोलर ऊष्मा धारिता क्या है ना। तो हम लिखेंगे Cm इक्वल टू 4.184 इंटू कितना कर दें 18 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ऐसे में 1 मोल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना है तो इतनी ऊष्मा लगेगी, तो ये मोलर ऊष्मा धारिता हो जाएगी। बात क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है मोलर ऊष्मा धारिता के प्रकार। तो मोलर ऊष्मा धारिता, एक ध्यान रखें कि जो मोलर ये है ऊष्मा धारिता जो है एक अपफलन भी है, जबकि मोलर ऊष्मा धारिता एक स्टेट फंक्शन भी है। तो यहाँ पर अगर हम आ जाए मोलर ऊष्मा धारिता, मतलब सॉरी ये है कि मोलर ऊष्मा धारिता एक गहन गुणधर्म, सॉरी, जबकि ऊष्मा धारिता मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि विशिष्ट, ठीक है, ये हम शॉर्ट में ले लें सिंबल के फॉर्म में। तो आपको ये याद रखना है कि Cm और Cs ये गहन गुणधर्म है। और चाहे वो कोई भी ऊष्मा धारिता हो, मोलर हो या ऊष्मा धारिता हो या विशिष्ट ऊष्मा धारिता हो, ये सब की सब पथ फलन है। मतलब Cs, Cm और C ये क्या है बच्चों, पथ फलन। क्यों है ये पथ फलन, क्योंकि ऊष्मा की मात्रा तंत्र द्वारा जो अवशोषित होती है वो प्रयुक्त प्रक्रम पर निर्भर करती है, और इसी आधार पर ऊष्मा धारिता के 2 प्रकार होते हैं। स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv। तो तंत्र के स्थिर आयतन पर जो मोलर ऊष्मा धारिता है उसको बोलते हैं Cv, मतलब Cv इक्वल टू QV अपॉन डेल्टा T। यहाँ पर जो QV है वो है 1 मोल द्वारा अवशोषित ऊष्मा, ठीक है। तो इसको, और डेल्टा टी का मतलब है तापांतर। तो Cv इक्वल टू QV अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि स्थिर आयतन पर QV इक्वल टू डेल्टा ई, QV मतलब स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा। और हम जानते हैं समायतनी प्रक्रम में QV डेल्टा ई की इक्वल होता है। तो Cv इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया पर मोल के लिए। अगर एक से ज्यादा मोल है तो आप इंटू n और कर दें। अति सूक्ष्म तापांतर में आया हो तो डेल्टा ई, तो डेल ई अपॉन डेल्टा सॉरी डेल ई अपॉन डेल टी इक्वल टू सी। तो कई जगह ये अति सूक्ष्म परिवर्तन के लिए ऐसा भी लिखा होता है, और भी बाहर लिखा होने का मतलब है आयतन स्थिर है।
तो ये है स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता। इस तरह से स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता तंत्र को दी गई ऊष्मा के कारण तंत्र के ताप में परिवर्तन और इसके संगत आय जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है इसका अनुपात। इस हम तंत्र का तापमान बढ़ाते जाएंगे तो आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होता जाएगा और ये अनुपात स्थिर रहेगा। तो इस तरह से स्थिर आयतन पर तंत्र की ऊष्मा धारिता तापांतर के तुल्य आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की माप है। मतलब डेल्टा ई से कितना डेल्टा टी चेंज हो रहा है या डेल्टा टी से कितना डेल्टा ई चेंज हो रहा है, यही है सीवी। फिर है स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता सीपी। सीधा सीधा है कि यहां पर हो जाएगी क्या, स्थिर दाब पर तंत्र की मोलर ऊष्मा धारिता Cp। तो Cp इक्वल टू Qp अपॉन डेल्टा टी। स्थिर दाब पर Qp इक्वल टू डेल्टा एच होता है, तो Cp इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर हम स्थिर दाब पर किसी तंत्र का तापमान बदलेंगे तो उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन होगा। इस तरह से स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता तापांतर के तुल्य एंथैल्पी में परिवर्तन की माप है। तो Cp इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। या फिर अति सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है ताप में तो हो जाएगा डेल एच अपॉन डेल टी। ताप स्थिर है, दाब स्थिर है तो इक्वल टू सी। तो ये है स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता Cp और वो थी स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता Cv। अब दोनों में रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। तो Cp माइनस Cv हम ऐसा लिखें तो Cp है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, Cv है माइनस करके डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। अब यहां पर आ जाए कि डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी माइनस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। यहां से डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी इन दोनों को हटा दें तो बचा क्या, पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। क्योंकि पी वी इक्वल टू आर टी में ये रिलेशन होता है पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, मतलब ये है पी वी इक्वल टू आर टी में अगर दाब स्थिर और ताप स्थिर रखकर हम यहाँ पर क्या स्थिर रखें, स्थिर दाब एवं स्थिर दाब पर ताप की सापेक्ष अवकलन कर, इस तरह से तो ये हो जाएगा पी स्थिर रखा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू आर और डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी तो हो गया आर। तो इसकी जगह पर पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की जगह हम आर यूज कर दें तो हमारे पास आ गया Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, मीन्स Cp ग्रेटर देन Cv या Cp इक्वल टू Cv प्लस आर। देखो अब आता है कि Cp Cv से बड़ा क्यों है, तो देखो स्थिर ताप पर दी गई ऊष्मा से स्थिर, यहाँ पर अगर आप देखें कि स्थिर आयतन पर दी गई ऊष्मा तंत्र की केवल आंतरिक ऊर्जा बदलती है। ठीक है, अगर आप आयतन स्थिर रखकर तंत्र को ऊष्मा दोगे तो तंत्र की केवल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, मतलब आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी जिससे तंत्र का तापमान जल्दी से क्या हो जाएगा बच्चों, 1 डिग्री बढ़ जाएगा। क्योंकि और तंत्र द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होगा, वो केवल जो ताप जो ऊष्मा आप दे रहे हैं स्थिर आयतन पर वो तंत्र की केवल आंतरिक ऊर्जा बदलेगा। ऐसे में तंत्र का तापमान जल्दी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। जबकि स्थिर दाब पर जब आप तंत्र को ऊष्मा दोगे इतनी ही जितनी कि आप स्थिर आयतन पर दे रहे हैं इतनी ही तुल्य ऊष्मा जब आप स्थिर दाब पर दोगे, ठीक है, तो जबकि ये लिखा कि स्थिर दाब पर दी गई तुल्य ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन तो करेगा ही करेगा, के साथ साथ बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य में प्रयुक्त हो जाती है। तो इसका मतलब है कि तंत्र को जो ऊर्जा मिल रही है उससे तंत्र के तापमान में जो परिवर्तन है वो उतना नहीं होगा जितना स्थिर आयतन पर हो रहा था। इसलिए और अधिक ऊष्मा देने पर तंत्र का तापमान 1 डिग्री बढ़ पाता है और यही रीजन है कि Cp ग्रेटर देन क्या होगा Cv। मतलब सीधा सा है
कि स्थिर आयतन पर अगर तंत्र को आप ऊष्मा दोगे तो वो केवल आंतरिक ऊर्जा बदलेगी और जिससे तंत्र का तापमान 1 डिग्री जल्दी बढ़ जाएगा। जबकि स्थिर दाब पर जब आप ऊष्मा दोगे तो वो दो भाग में बढ़ जाएगी। एक तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगा, लेकिन उतना आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन नहीं होगा जितना स्थिर आयतन पर हो रहा था, और इसके अलावा दाब के विरुद्ध कार्य में। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन स्थिर आयतन के बराबर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ। तो उतना ही आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन लाएं जितना कि स्थिर आयतन पर हो रहा है, तो उतना आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के लिए आपको अतिरिक्त ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब जाके तंत्र का तापमान 1 डिग्री बढ़ पाता है। यही रीजन है कि Cp ग्रेटर देन Cv होता है। Cp किसी भी प्रक्रम का डेल्टा Cp, अगर स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता का परिवर्तन निकालना है तो ये होता है डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1, और डेल्टा Cv निकालना है तो डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 अपॉन T2 माइनस T1। इससे निकाल सकते हैं इनकी ऊष्मा धारिताओं में परिवर्तन, और इसको बोलते हैं किरचॉफ इक्वेशन। ओके, तो यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए। अब एक क्वेश्चन करते हैं। 3 ग्राम एल्यूमिनियम का ताप 298 केल्विन से 300 केल्विन करने के लिए 5.4 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो C, CS और Cm के मान ज्ञात कीजिए। देखो C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T, 5.4/2, ठीक है। Q क्या है? तापांतर, तो 2.7 जूल केल्विन इनवर्स। CS हो जाएगा C अपॉन M, तो 2.7 अपॉन M कितने ग्राम? 3 ग्राम, तो पर ग्राम की हो गई 0.9 जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स। और Cm निकालना है तो CS इंटू मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 24.3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये है कुल मिला के तीनों ऊष्माओं की गणना, ऊष्मा धारिताओं की गणना। फिर आते हैं विभिन्न गैसों के लिए Cp और Cv के अनुपात क्या होते हैं, विशिष्ट ऊष्मा अनुपात कहलाता है ये। तो देखो Cp अपॉन Cv अगर 1.66 आता है तो ये एक परमाणु गैस के लिए होता है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि इसके लिए जो Cv होता है वो होता है 3/2R, और जो Cp होता है वो 5/2R, ठीक है। किस प्रक्रम के लिए? सॉरी, जो है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। डाई एटॉमिक गैस में चले जाएं या लीनियर के लिए तो Cv होता है 5/2R और Cp होता है 7/2R। और ये जो होता है त्रिपरमाणविक गैस के लिए, ठीक है, और वो हो जाएगा आपका कितने R, 4R और 6R, मतलब 1.3, तो इसकी वैल्यू जो है अगर हम बहुपरमाणविक के लिए देखें तो इसकी वैल्यू होती है ठीक है, तो इसका हो जाएगा, और ये तो हो गई इसके लिए, और बहुपरमाणविक के लिए है 3R और 4R, मतलब Cv और ये है C। बस इतना सा याद रखना। तो ये हैं अलग अलग, इनके आधार पर हम गैस की परमाणविकताएं निकाल सकते हैं। अगर हमें Cv और Cp दे रखा है, जैसे यही क्वेश्चन है कि किसी गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है 0.075 कैलोरी पर ग्राम तथा मोलर भार है 40 ग्राम पर मोल, तो गैस की परमाणविकता क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? पहले Cv निकाल लें, विशिष्ट ऊष्मा गुणा अणु भार, तो ये आ गई 0.075 इंटू 40, मतलब 3 कैलोरी। और फिर जब आप इसे Cp में चेंज करेंगे तो Cv प्लस R, तो ये हो गई आपके पास 5 कैलोरी। तो 5/3 मीन्स 1.666, ठीक है। तो ये हो गया आपके एक परमाणविक गैस, मतलब गैस की परमाणविकता क्या हो गई? एक, इस तरह से। दूसरा है जल की मोलर ऊष्मा धारिता 75 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यदि 1 किलोग्राम जल ऊष्मा 1 किलो जूल ऊष्मा 1000 ग्राम जल को प्रदान की जाती है तो ताप में वृद्धि क्या होगी? ठीक है, कि 1 किलो जूल ऊष्मा 1000 ग्राम जल को प्रदान की जाती है तो ताप में वृद्धि क्या होगी? तो हमें
मोलर ऊष्मा धारिता दे रखी है। तो पहले हम यहाँ पर आ जाएं कि सी एस इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू एम। तो यहाँ पर सी एस हमें लेना होगा इसके आधार पर, मोलर ऊष्मा धारिता की। तो हम लिख देंगे 75 अपॉन 80। 18 ग्राम की है 75 जूल, तो 1 ग्राम की हो गई सी एस। डेल्टा टी आपको बताया गया है, निकालना है ताप वृद्धि, और मात्रा दी गई है 1000 ग्राम, क्यू की वैल्यू भी दी गई है। तो डेल्टा टी आ गया 0.24 केल्विन। तो इस तरह से 0.24 केल्विन टेम्परेचर चेंज होगा जब 1 किलोग्राम जो जल है वो 1 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित करता है। फिर आता है एसटीपी पर 5.6 लीटर गैस के ताप में नियत आयतन पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए 52.25 जूल ऊष्मा आवश्यकता होती है। तो गैस की ऊष्मा धारिता क्या होगी? तो पहले हम विशिष्ट ऊष्मा निकाल लें, Q अपॉन डेल्टा टी। तो ये आ गई पर केल्विन की टेम्परेचर चेंज होने की ऊष्मा धारिता। फिर हम निकाल लेंगे CV पर मोल की। तो 5.6 के लिए है C, तो 22.4 मतलब मोलर भार के लिए कितनी हो गई है? तो ये आ गया 22.1। अब हम निकाल लें, तो ये आ गया हमारे पास CV, 1 मोल की ऊष्मा धारिता। इससे हम CP निकाल लें, तो CP हो गई CV प्लस R, तो आ गया 30.414। तो CP अपॉन CV की वैल्यू आ जाएगी रेशियो निकालने से 1.4, जो कि डाई एटॉमिक गैस को बताती है। तो इस तरह से गैस की जो परमाणविकता होगी, तो गैस क्या हो सकती है, तो वो 1.4 आ रही है। ऑप्शन में देखना होगा आपको, अगर O2 है या H2 है, तो ऑप्शन में अगर H2 दे रखा है तो वो H2 के लिए होगी। इस तरह से H2 है या O2 है, इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, ये बार बार टर्म आएगा आंतरिक ऊर्जा का। यहाँ पर मैंने U की जगह में E लिख दिया, ठीक है, तो मैंने E यूज किया है, तो E भी यहाँ पर यूज कर लें। तो आंतरिक ऊर्जा, देखो नाम से ही पता चल रहा है, तंत्र के आंतरिक भाग की ऊर्जा। मतलब कोई भी तंत्र है तो जिसके कारण उसका अस्तित्व है, वही ऊर्जा क्या है? आंतरिक ऊर्जा। किसी भी तंत्र की वह ऊर्जा जो उसके अस्तित्व के कारण, मतलब वो मैटर है, बल्क है, तो उस बल्क पार्ट की जो आंतरिक, अंतर के जो पदार्थ है, उसकी ऊर्जा को बोला गया है आंतरिक ऊर्जा। और आंतरिक ऊर्जा भाग में उपस्थित, और उसके आंतरिक भाग मतलब ये कैसे निकाली जाएगी? तो तंत्र के, हम ये कहें कि ये हो गया तंत्र के आंतरिक भाग में उपस्थित समस्त ऊर्जाओं का योग होती है, और इसी को बोला गया है क्या? आंतरिक ऊर्जा। किसी भी तंत्र की वह ऊर्जा जो उसके अस्तित्व के कारण पाई जाती है, तथा उसके, यहाँ आ जाएगा तथा लिखें तो, तथा उसके आंतरिक भाग में उपस्थित समस्त ऊर्जाओं का योग होती है, वो है आंतरिक ऊर्जा। मतलब किसी तंत्र का जो इंटरनल पार्ट है, उसकी जितनी ऊर्जाएं हैं सब जोड़ दो तो आंतरिक ऊर्जा है। जैसे आंतरिक ऊर्जा को हम ऐसा कह सकते हैं ET प्लस ER प्लस EV प्लस EV प्लस EC प्लस EM। मतलब यहाँ ये कहें कि ये किसके लिए होगा? मैन स्थूल तंत्र, जिनमें एक से ज्यादा कण हो। तो स्थूल तंत्र की आंतरिक ऊर्जा अगर हम निकालें, तो ये सारी ऊर्जा, मतलब ET है स्थानांतरण ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, ER मतलब है घूर्णन रोटेशनल एनर्जी, EV मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी कंपन ऊर्जा, ठीक है। इस तरह से EP मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, E इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, EC रासायनिक बंधन की ऊर्जा केमिकल बॉन्डिंग की एनर्जी, EM नाभिकीय ऊर्जा। तो ये सारी ऊर्जाएं अगर तंत्र की जोड़ दी जाए, तो जो भी पार्ट मतलब टोटल ऊर्जा का जो निकलेगा वो है आंतरिक ऊर्जा। अब आता है आंतरिक ऊर्जा के अगर हम लक्षण की बात करें, तो आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है एवं मात्रात्मक गुणधर्म। तंत्र बड़ा है तो ज्यादा आएगी, कम है तो कम आएगी। और तंत्र की हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। मतलब अगर आंतरिक ऊर्जा बदल दी जाए तो तंत्र की अवस्था बदल जाएगी, या अवस्था बदल दें तो आंतरिक ऊर्जा बदल जाएगी। तंत्र की आंतरिक ऊर्जा का परम मान ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी ऊर्जाओं का मापन एक साथ एक ही समय में संभव नहीं है। तो हम किसी तंत्र की संपूर्ण परम आंतरिक ऊर्जा नहीं बता सकते। समतापी प्रक्रम केवल हम यहाँ बता सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या है। डेल्टा E निकाल सकते हैं, जो कि E2 माइनस E1 से निकाला जाता है।
अब आता है कि समतापी प्रक्रम अगर आप कहीं लेते हैं, चक्रीय प्रक्रम लेते हैं, तो तंत्र में डेल्टा ई में जो ऊर्जा परिवर्तन है डेल्टा ई वो 0 होगा प्रक्रम में। ठीक है, तंत्र के लिए है कि तंत्र का डेल्टा ई 0 होगा। ठीक है, तो समतापी प्रक्रम में क्योंकि तापमान स्थिर रहेगा तो तंत्र की जो ऊर्जा है वो ताप का फलन है, तो ये 0 रहेगा। चक्रीय प्रक्रम लोगे तो तंत्र विभिन्न अवस्थाओं से गुजर कर फिर वहीं आ जाएगा। ऐसे में E2 और E1 बराबर होंगे तो भी डेल्टा ई 0 होगा। तो ध्रुव प्रक्रम में चले जाओ तो डेल्टा ई W के इक्वल होता है। मतलब तंत्र द्वारा कार्य, ये क्या हो जाएगा, तंत्र द्वारा प्रक्रम में कार्य, तो वो आंतरिक ऊर्जा के बराबर होगा। और इस तरह से यहाँ दिख रहा है कि जो कार्य है एक अवस्था फलन बन गया। तो ठोस प्रक्रम में डेल्टा ई डब्ल्यू के बराबर होगा, समायतनी प्रक्रम में डेल्टा ई क्यू के बराबर होगा। और किसी भी प्रक्रम में आपको देखना है तो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होगा। आदर्श गैस, एक परमाणविक गैस में केवल आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन है 3/2 NRT, ये रिलेशन होता है। इकाइयों की बात करें तो आंतरिक ऊर्जा कैलोरी, जूल, अर्ग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर की जाती है। किसी भी रासायनिक प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मापन बम कैलोरीमीटर से किया जाता है। एक क्वेश्चन ये होता है, मतलब किसी भी रासायनिक प्रक्रम में कुल कितना आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन हुआ, इसके लिए जो ऑपरेटस यूज होता है उसे हम बोलते हैं बम कैलोरीमीटर। बम कैलोरीमीटर में जल भरा होता है, तो बम कैलोरीमीटर की जो जो है बॉडी है बम कैलोरीमीटर की, वो और जल जो भरा हुआ है उसके द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा है स्थिर आयतन पर रासायनिक प्रक्रम में उत्सर्जित ऊष्मा के बराबर होती है। मतलब जो बम कैलोरीमीटर होगा उसकी जो स्टील बॉडी है उसके द्वारा और प्लस उसमें जो जल भरा है उसके द्वारा कुल अवशोषित जो ऊष्मा होगी वो रासायनिक प्रक्रम में उत्सर्जित ऊष्मा के बराबर होती है। तो इसका रिलेशन लगता है W डेल्टा ई इक्वल टू माइनस जेड इंटू डेल्टा टी इंटू एम अपॉन स्मॉल एम। यहाँ जेड जो है वो है बम कैलोरीमीटर की ऊष्मा धारिता, मतलब पूरे सिस्टम की जल की प्लस उसकी बॉडी की ऊष्मा धारिता। डेल्टा टी जल के ताप में परिवर्तन है जिसे बम कैलोरीमीटर से मेजर किया जाता है। एम रासायनिक यौगिक का अणुभार है। एम रासायनिक यौगिक की बम कैलोरीमीटर में प्रयुक्त मात्रा है और CS है जल की विशिष्ट ऊष्मा। यहाँ जब जेड निकाला जाता है, जेड मतलब बम कैलोरीमीटर की ऊष्मा धारिता, तो ये होती है यहाँ कुल ये मात्रा जो है और ये है विशिष्ट ऊष्मा। तो देखो बम कैलोरीमीटर में जल भरा होता है, तो जल ने कितनी ऊष्मा अवशोषित की, तो W है बम कैलोरीमीटर में भरा जल, उसकी मात्रा कितनी है। और जो स्मॉल w है, इंटू नहीं यहाँ पर प्लस आएगा, और प्लस यहाँ पर हम लेंगे W प्लस स्मॉल w। तो जो स्मॉल w है वो है बम कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक। मतलब ये है कि कैलोरीमीटर के धातु पात्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा के तुल्य ऊष्मा को अवशोषित करने वाले जल की मात्रा। मतलब जब कैलोरीमीटर में अगर आप देखोगे तो ये भरा हुआ है जल, यहाँ क्या भरा है बच्चों, जल। ठीक है, और ये है इसके अंदर क्या, बम कैलोरीमीटर। ठीक है, तो जब इसके अंदर ये पदार्थ चलेगा ये वाला, ठीक है, तो इससे जो ऊष्मा निकलेगी वो जल में आती है। तो जल ने तो अवशोषित की ही, इसके साथ साथ इस बम कैलोरीमीटर में भी कुछ ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है। तो यहाँ बम कैलोरीमीटर द्वारा कितनी अवशोषित की गई ऊष्मा वो डायरेक्ट तो नहीं निकलती, लेकिन इस बम कैलोरीमीटर द्वारा जितनी ऊष्मा अवशोषित की गई है उतनी ऊष्मा अवशोषित करने के लिए जल की कितनी मात्रा लगेगी वो नोट कर लें। तो वो हो गया स्मॉल w, और जल तो है ही पे ऑलरेडी भरा हुआ है, तो वो दोनों को जोड़ दोगे तो ये टोटल बताएगा जल की मात्रा बम कैलोरीमीटर के जल तुल्यांक प्लस जल के। तो इस तरह ये जल की कुल मात्रा हो गई और ये उसकी विशिष्ट ऊष्मा है जल की। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जल की विशिष्ट ऊष्मा का गुणा कर दें तो पूरे बम कैलोरीमीटर की ऊष्मा धारिता निकल आएगी।
बात समझ गए ना, कि बम कैलोरीमीटर ने कितनी ऊष्मा अवशोषित की प्लस बम कैलोरीमीटर के बाहर जो जल है वो कितनी ऊष्मा अवशोषित की। तो बम कैलोरीमीटर की स्टील बॉडी द्वारा जितनी ऊष्मा अवशोषित करनी होती है वो उतनी मात्रा अवशोषित करने के लिए जल की कितनी मात्रा लगेगी, हम जल की कुल मात्रा में उतना और जोड़ दें, फिर हम इंटू सी एस करेंगे, जल की विशिष्ट ऊष्मा का गुणा कर रहे हैं इसीलिए ऐसा करेंगे। तो जेड आ जाएगा, बस यहाँ जेड की वैल्यू रख दो। डेल्टा टी इसमें जो थर्मोमीटर लगा हुआ है इसके थ्रू मेजर कर लिया जाता है। यहाँ लग रही होती है मथनी, इससे जल के तापमान को एक सा किया जाता है। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है T1, और जब पदार्थ जल गया तो कुल कितनी ऊष्मा उससे उत्सर्जित हो गई, वो हो गई T2। पदार्थ को जलाने के लिए यहाँ से लगातार ऑक्सीजन सप्लाई रखी जाती है और इस तरह से जो है इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इसको जलाया जाता है। तो ये सारी वैल्यू ज्ञात होने पर डेल्टा ई निकाल सकते हैं। यहाँ एम मास कितना लिया गया है, तो एम मास जलने से जो ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ जेड इंटू क्यू डेल्टा टी, तो एक मोल से कितनी ऊष्मा निकली वो है डेल्टा ई, और यही है मोलर ऊष्मा की मात्रा स्थिर आयतन। बाद में रिलेशन जो होता है डेल्टा एच अगर हमें निकालना है तो डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये प्रारंभिक ताप लेते हैं बच्चों, मतलब T1, मैं यहाँ पर बल्कि T1 लिख दूँ, तो यहाँ पर जो हमें T यूज़ करना होगा तो वो हो जाएगा T1। डेल्टा ई हम बम कैलोरीमीटर से निकाल लेंगे, डेल्टा एन जी जो है उस अभिक्रिया को देख के निकाला जा सकता है, आर गैस स्थिरांक है, T1 जो प्रारंभिक ताप है बम कैलोरीमीटर का, मतलब रूम टेम्परेचर जो है, यहाँ पर हम T1 हम ये कह सकते हैं कमरे का ताप जो भी है जहाँ पर प्रैक्टिकल किया जा रहा है। तो डेल्टा एच भी आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है कि 0.562 ग्राम कार्बन की दहन में उत्पन्न ऊष्मा से कैलोरीमीटर के जल का तापमान 298 केल्विन से 298.8 केल्विन हो जाता है, तो कार्बन की दहन एंथैल्पी क्या होगी। जेड की वैल्यू डायरेक्ट दे दी गई है 20.7 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो हम यहाँ पर पहले रिएक्शन लिखेंगे, कार्बन का दहन हो रहा है तो कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, तो बना CO। यहाँ पर जो डेल्टा एन दिख रहा है वो 0 होगा, क्योंकि जितने रिएक्टेंट के गैसियस मोल हैं उतने प्रोडक्ट के गैसियस मोल। डेल्टा टी निकाल लें हम तो 0.89 का डिफरेंस दिख रहा है, 298 माइनस 29 ये दिख रहे हैं आप, 298.89 में से 298 माइनस कर दें 0.89। जेड की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 20.7 किलो जूल, ठीक है, पर मोल नहीं होगी, ये इतना ही लिखेंगे। और W जो मात्रा ली गई है दहन की तो वो है 0.562, मोलर बार है 12, बस हम इस फॉर्मूले में रख दें जेड की वैल्यू 20.7 डेल्टा टी 0.89 मोलर मास 12 अपॉन W 0.562, तो ये आ गई किलो जूल पर मोल। तो ये हमारा डेल्टा ई आ गया। डेल्टा एच और डेल्टा ई इसके लिए बराबर होंगे क्योंकि डेल्टा एन 0। तो ये हो गई दहन इंथैल्पी ऑफ कार्बन एक मोल की 393.97। ठीक इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है कि बम कैलोरीमीटर में बेंजोइक अम्ल के दहन से ताप वृद्धि 0.55 केल्विन होती है, तो दहन की मात्रा क्या होगी। तो जेड की वैल्यू आपको दी गई है 23.88, डेल्टा ई दे रखा है -32006 किलो जूल। बस अब आपको फॉर्मूला लगा के बेंजोइक एसिड का जो अणु भार है, आप इसमें यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ C6H5COOH, इससे इसका अणु भार निकाल लो 122 कितना आएगा। बस उसके बेस पर आप क्या निकालना है, डेल्टा टी भी दे रखा है, डेल्टा टी तो हमें यहाँ क्वेश्चन में ही दे रखा है, यहाँ कितना यूज कर लोगे डेल्टा टी 0.55, आपको कैलकुलेट ये करना है एम ये ले लोगे, मतलब इसका निकाल लेना C6H5COOH का टोटल अणु भार, आंसर आएगा 0.5 ग्राम। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये था बम कैलोरीमीटर से इसकी जो है दहन एंथैल्पी या दहन की ऊष्मा स्थिर आयतन पर निकालना। फिर हम आते हैं, नेक्स्ट है एंथैल्पी एच। तो देखो बच्चों, आंतरिक ऊर्जा तंत्र के आंतरिक भाग की ऊर्जा है जो स्थिर आयतन पर निकाली जाती है, लेकिन एंथैल्पी जो है वो है स्थिर दाब पर तंत्र की संपूर्ण ऊर्जा, जो उसकी आंतरिक ऊर्जा मतलब जो आयतन के कारण है एवं उसके द्वारा बाह्य दाब के विरुद्ध किए गए कार्य के योग के बराबर होती है।
मतलब किसी तंत्र की जो आंतरिक ऊर्जा है वो तो लेनी लेनी है, और उस तंत्र द्वारा अपने बाहर जो दाब है उसके विरुद्ध आयतन परिवर्तन के कारण कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, बाह्य दाब के विरुद्ध किए गए कार्य, इसको बोलते हैं दाब आयतन कार्य। ठीक है, तो वो जो दाब आयतन कार्य है, दाब स्थिर दाब पर आयतन परिवर्तन के कारण जो कार्य है वो लिया जाए और तंत्र की आंतरिक ऊर्जा जोड़ दी जाए, तब कुल ऊर्जा को बोलते हैं एंथैल्पी, मतलब E प्लस पी। एंथैल्पी परिवर्तन लिखा जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल बी। जहाँ दाब स्थिर है, ये स्थिर, ठीक है, ये हम स्थिर दाब ले रहे हैं तो दाब में परिवर्तन ना करें तो आयतन परिवर्तित हो। ठोस द्रव में स्थिर दाब पर डेल्टा वी जीरो होता है, मतलब अपने आप स्थिर दाब रखा जाए तो ठोस और द्रव के आयतन अपने आप नहीं बदलते। ऐसे में डेल्टा वी जीरो होगा तो ठोस और द्रवों के लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर होते हैं, मतलब एच इक्वल टू ई। गैसीय तंत्र में पी डेल वी का मान केवल समायतनी प्रक्रम में शून्य होगा, किसी अन्य प्रक्रम में, किसी भी प्रक्रम अवस्था में गैसीय तंत्र के लिए डेल्टा एच इसी तरह निकाली जाएगी, डेल्टा ई प्लस पी डेल वी। अगर आयतन स्थिर है तो ठीक है, नहीं तो डेल्टा वी की जो भी वैल्यू है वो निकाल रख के यहाँ डेल्टा एच निकाल सकते। ठीक है, तो इस तरह से हमें डेल्टा एच और डेल्टा ई का संबंध है। अगर कोई रासायनिक प्रक्रम होता है तो उसमें स्थिर दाब पर आयतन परिवर्तन इक्वल टू होगा डेल्टा एन जी आर टी। तो रासायनिक परिवर्तन में डेल्टा एच इक्वल टू होगा डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, जहाँ डेल्टा एच है अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन, ठीक है, और डेल्टा ई है अभिक्रिया का आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। डेल्टा एन जी वही है जो पहले भी पढ़ते आए हैं, जितने भी प्रोडक्ट गैसियस मोल हैं उनमें से गैसियस रिएक्टेंट मोल्स माइनस कर दो, मतलब अभिक्रिया की रस समीकरणमिति देख के। ठीक है, केवल गैसियस रिएक्टेंट्स और गैसियस प्रोडक्ट, ठोस द्रव हो तो उनको नहीं लेना। समस्त गैसीय मूलों का योग है उत्पादों, ठीक है, समस्त गैसीय उत्पाद मूलों का योग है, और ये अभिकारक के गैसीय मूलों का, समस्त गैसीय उत्पाद मोल, तो ये है समस्त अभिकार गैसीय अभिकारकों के मोल। टी अभिक्रिया का तापमान केल्विन में और आर है गैस स्थिरांक। अगर रासायनिक प्रक्रम में कार्य भी गणना की गई है, ये क्वेश्चन हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, तो आपको इस फॉर्मूले से किसी रासायनिक प्रक्रम में किए गए कार्य की गणना कर सकते हैं स्थिर ताप पर, स्थिर आयतन कार्य। ठीक है, दाब आयतन कार्य निकालना है और यहाँ पर लिख रहे हैं स्थिर ताप एवं दाब पर। तो W इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और पी डेल वी इसका फॉर्मूला होता है क्या बच्चों, अभी आपने देखा है यहाँ पर कि W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इक्वल टू होता है डेल्टा एन जी आर टी। तो W इक्वल टू, तो जहाँ डेल्टा एन जी पूरी अभिक्रिया में जो है जो मोल परिवर्तित हो रहे हैं, मतलब वही जो ऊपर लिखा है उससे निकाल लें, आर और टी, टी टेम्परेचर है अभिक्रिया का, केल्विन में ले लें यहाँ पर, टी मतलब अभिक्रिया का ताप। ये पहले ही करा चुका हूँ, आयरन और HCl की रिएक्शन में W निकाल के बताया था। फिर कुछ पॉइंट्स याद रखना है, एंथैल्पी मात्रात्मक गुण है एवं अवस्था फलन है, H का परम मापन संभव नहीं है, डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1। समदाबी प्रक्रम है तो डेल्टा H इक्वल टू Q होता है, अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं। समतापी एवं चक्रीय प्रक्रम एवं विध्वंस प्रक्रम में डेल्टा H जीरो होगा, और इसकी इकाइयां हैं कैलोरी, जूल, अर्ग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात क्लियर यहाँ तक। फिर हम आते हैं विभिन्न रासायनिक प्रक्रम में डेल्टा एच और डेल्टा ई के संबंध। तो पहला संबंध है कि अगर डेल्टा एच जीरो है, मीन्स जितने गैसीय उत्पाद हैं उनके मोलों का योग और अभिकारक जो गैसीय हैं उनके मोलों का योग बराबर है, तो ऐसे में डेल्टा एन जी जीरो होगा, और डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी का संबंध लेंगे तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई आएगा। जैसे N2 गैस प्लस O2 गैस 2NO गैस, या C सॉलिड प्लस O2 गैस CO2, तो इन सब में अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे डेल्टा एन जी क्या आएगा, जीरो। तो ऐसा हमें कोई अभिक्रिया नहीं रखनी, बस आपको गैसीय अभिकारक और उत्पाद पहचान लें। फिर डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है, मीन्स गैसीय उत्पाद के मोल ज्यादा हैं और गैसीय रिएक्टेंट के मोल कम हैं, ठीक है, तो डेल्टा एन जी जो है पॉजिटिव आएगा। ऐसे में डेल्टा एच
और डेल्टा ई का संबंध निकालोगे तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई आएगा। जैसे PCl5 गैस का PCl3 प्लस Cl2 गैस में कन्वर्जन, इसी तरह से सी सॉलिड प्लस CO2 टू CO गैस में परिवर्तन, CaCO3 का CO2 बनाना, NH4HS सॉलिड का अमोनिया और H2S बनाना। इन सब में अगर आप डेल्टा Ng निकालोगे तो वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है। फिर आता है डेल्टा Ng अगर निगेटिव है मींस प्रोडक्ट कम है गैसियस और रिएक्टेंट गैसियस ज्यादा है, तो ऐसे में डेल्टा H लेस देन डेल्टा ई, मतलब डेल्टा H का ज्यादा निगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब डेल्टा H की जो निगेटिव वैल्यू है वो ज्यादा होगी डेल्टा ई की निगेटिव वैल्यू से, इतना समझना है। ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना है डेल्टा H की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ज्यादा होगी डेल्टा ई की पॉजिटिव वैल्यू से, इस तरह से पहचानना है। जैसे एक क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अमोनिया की स्थिर आयतन पर संभवन ऊष्मा है 45 किलो जूल पर मोल, तो स्थिर दाब पर संभवन ऊष्मा क्या होगी। स्थिर आयतन पर मतलब डेल्टा ई की वैल्यू दे रखी। सबसे पहले आप 1 मोल अमोनिया के निर्माण की अभिक्रिया लिखेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं आधा मोल और 1.5 मोल, 2 मोल और 1 मोल अमोनिया, तो आ जाएगा डेल्टा एनजी आएगा -1। वो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर समेसन एन जी अगर प्रोडक्ट लोगे, समेसन एन जी आप रिएक्टेंट लोगे, तो ये हो जाएगा 1 - 2। तो इस तरह से आपके पास ये जो वैल्यू आई है वो आ गई -1। फिर फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। ध्यान रखें आर की वैल्यू जूल में है, तो हम डेल्टा ई को भी जूल में ले लें, तो 45 किलो जूल था ये, तो मैंने लिख दिया 45 इंटू 10⁻³ माइनस में था, माइनस लिख दिया, प्लस डेल्टा एन आर टी की, तो डेल्टा एन है -1, आर और टी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर इंटू टी, अगर टी 298 केल्विन है और आर की वैल्यू जूल में लो तो ये आता है 2444.63। ठीक है। अब आपके पास डेल्टा एच आपने सॉल्व कर लिया, तो ये मिला आपको -4745, मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है डेल्टा एच का नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू, इसलिए हम डेल्टा एच को लेस देन डेल्टा ई बोलेंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है यहाँ डेल्टा ई। ठीक है। एक जगह और इसी तरह मैंने लिख दिया था आपको कि डेल्टा एच और डेल्टा ई इस तरह से देखते हैं। फिर एक और है H2O लिक्विड से वेपर बन रहा है, डेल्टा एच है 41, तो डेल्टा ई क्या होगा, तो डेल्टा ई की वैल्यू 41 से कम आनी चाहिए। तो इस तरह से आपने फॉर्मूला लगाया डेल्टा एच को, तो डेल्टा ई डेल्टा एन आर टी, तो डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी बच्चों 1, क्योंकि ये लिक्विड है और ये वेपर है तो केवल इसे गैस माना जाएगा, तो केवल प्रोडक्ट गैसियस मोल में है, रिएक्टेंट नहीं है, तो डेल्टा एन हो गया 1। तो डेल्टा ई कैलकुलेट की तो 37.9 किलो जूल पर। इस तरह से एक एंथैल्पी चेंज भी और एक इंटरनल एनर्जी चेंज मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। तो इस तरह से हमें एंथैल्पी और किसके परिवर्तन लेना है बच्चों, आंतरिक ऊर्जा। मान लिया जाए कि ऐसा क्वेश्चन लिखा है कि स्थिर ताप पर, मतलब समतापी प्रक्रम में आयतन, तंत्र का आयतन जो है, तंत्र का आयतन अपने प्रारंभिक आयतन का 2 गुना हो जाता है, तो डेल्टा ई और डेल्टा एच क्या हो। तो देखो अगर ऐसा लिखा है तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, समतापी प्रक्रम तो आप जानते हैं, तो डेल्टा ई भी 0 होगा और डेल्टा एच भी 0, खत्म। तो ये था कुल मिला के एंथैल्पी परिवर्तन। ठीक है। एक क्वेश्चन इसका करा देता हूँ कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अमोनिया के 1 मोल का निर्माण होता है
तो ऊर्जा परिवर्तन क्या है? तो आप रिएक्शन लिखेंगे 1/2 N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस गिव्स NH3 गैस। तो यहाँ डेल्टा एन जी जब आप निकालोगे तो -1 आएगा, तो बस आप लिखेंगे माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा W इक्वल टू माइनस माइनस 1 इंटू, मैं यहाँ 2 कैलोरी रख दूँ, कैलोरी कैल्विन इनवर्स और क्या मोल इनवर्स, और यहाँ 300, तो ये आ जाएगा 300 इंटू 2 मीन्स 600 कैलोरी। क्लियर? ठीक इसी तरह से क्वेश्चन होता है कि यदि तंत्र का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो कार्य की मात्रा क्या होगी? ठीक है, तो हमें W इक्वल टू यहाँ पर डेल्टा T इंटू आर टी है, ये है यहाँ पर आपको एक यदि ऐसा लिखा है, और यहाँ है तथा मूलों की संख्या 1 है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि W इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। ठीक है, तो W इक्वल टू यहाँ पर कार्य पे डिपेंड करेगा कि चूंकि तंत्र का तापमान बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो ये 1 मोल 8.314 इंटू डेल्टा T1, तो 8.314 तो प्रति मोल 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया जाए गैस का तो उस पर इतनी ऊर्जा प्रदान की जाएगी। तो कार्य नहीं बल्कि हम ये लिखेंगे इसको क्वेश्चन में, तो कार्य नहीं बल्कि अवशोषित ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, मैं ऐसा लिख दूँ, तो अवशोषित ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, ये सीधा होता है Q इक्वल टू W। और वैसे भी हम जानते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि की जाए तो गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा जो है वो R के बराबर होती है, जिसे हम बोलते हैं गैस द्वारा किया गया कार्य या अवशोषित ऊष्मा। तो ये थे कुल मिला के डेल्टा एच और डेल्टा ई के संबंध, ऊष्माधारिता और पंप कैलोरीमीटर से ऊष्माधारिता का मापन। बाकी अब हम आगे स्टार्ट करेंगे वो एंट्रोपी से रिलेटेड होगा।